हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी 12th फिजिक्स के पहले चैप्टर यानी विद्युत क्षेत्र का तीसरा वीडियो लेकर के। अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पहला और दूसरा वीडियो देखें, और अगर आपने देख लिया है तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में जाते टाइम मैं आपको एक न्यूमेरिकल छोड़ के गया था, तो आई होप कि आपने किया होगा सॉल्व, और अगर नहीं किया हो, अगर नहीं हुआ हो तो चलिए उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन था कि जल के एक कप यानी कि 300 ग्राम में कुल धनावेश या कुल ऋणावेश निकालना है। जल के 300 ग्राम में हमको क्या करना है, कुल धनावेश या कुल ऋणावेश निकालना है। तो मैं यहाँ पर सीधा इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, 300 ग्राम H2O में कुल धनावेश या ऋणावेश ज्ञात करो। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 300 ग्राम में अणुओं की संख्या निकालेंगे। अणुओं की संख्या निकाल के हम क्या कर देंगे, एक अणु में जितने इलेक्ट्रॉनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी, और उसको हम क्या कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर देंगे तो कुल ऋणावेश आ जाएगा, या फिर प्रोटॉन की संख्या होगी तो धनावेश आ जाएगा। तो हमने क्या बोला, 300 ग्राम जल में कुल धनावेश या ऋणावेश। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 300 ग्राम जल में मोलों की संख्या निकालेंगे। तो मैं क्या बोलूँगा, H2O के मोल निकालूंगा। मोल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, हम जानते हैं, हमको दे रखा है M = 300 ग्राम्स। तो हम क्या करेंगे, M अपॉन कैपिटल M, भार अपॉन अणुभार, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो भार कितना दिया, 300 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है जल का, आप सब जानते होंगे, 18 होता है। तो ये तो आ गए जल के मोल 300/18। अब हम क्या करेंगे, जल के मोल अगर आ गए हैं तो मैं क्या करूँगा, जल के कुल अणुओं की संख्या निकालूंगा। तो मैं बोल दूंगा H2O के कुल अणुओं की संख्या। कुल अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल अणुओं की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 300 जो मोल होते हैं उसमें क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं आवागाद्रोस नंबर 6.02 × 10⁻23। यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O के कुल अणुओं की संख्या आ गई। इतने जल के अणु हैं 300 ग्राम H2O में, ठीक है। अगर इतने अणु हैं तो अब अपन क्या करेंगे, हम अब देखेंगे कि एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन। तो मैं बोलूँगा जल के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। जल के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, आप जानते हैं, जल का एक अणु जो होता है उसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु, 1 ऑक्सीजन का परमाणु। 1 हाइड्रोजन के परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो उसमें एक परमाणु के अंदर होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब जल के एक अणु में इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो 300 ग्राम जल या फिर इतने अणुओं में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो। एक पेंसिल 2 रुपए की, 1000 पेंसिल कितनी, 1000 × 2 की। जल के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी, तो इतने अणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं क्या बोल दूंगा, H2O में, या फिर मैं लिख देता हूं 300 ग्राम H2O में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को उनसे, 300/18 × 6.02 × 10⁻23। ठीक है, ये कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। मतलब आपके पास क्या आ गया, N आ गया। और आप जानते हो कुल धनावेश या कुल ऋणावेश निकालना है। कुल धनावेश या कुल ऋणावेश निकालना है, एक ही बात है। आप क्या कर दोगे, इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन की बात कर लेंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, ये नेगेटिव में आएगा। कुल धनावेश या कुल ऋणावेश कितना आ जाएगा, यानी कि Q कितना आ जाएगा, वो N × E के बराबर। तो Q कितना आ जाएगा, N की वैल्यू दे रखी है 10 × मतलब निकाल ली है हमने, 6.02 × 10⁻23 इंटू E का चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का, -19 कूलम। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं,
अप्रोक्सीमेशन लेते हैं 6.02, इसको 6.0 ले लेते हैं अपन 1 डेसिमल पॉइंट तक। तो अगर 6.0 लेंगे तो ये कट जाएगा 3 टाइम्स, है ना। तो 3 टाइम्स ये कटेगा तो 3 से ये कट जाएगा 100 टाइम्स, 100 टाइम्स कट गया तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 10⁻³ मतलब 10⁻26। तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू 10⁻26 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा 10⁻7 1.6 इंटू 10⁻7 कूलाम। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम्स लॉ। तो मैं पहले लिख देता हूं कूलाम्स लॉ। तो दोस्तों कूलाम का नियम हमने लिखा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलो इस बात को समझते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। देखो हमारे पास दो आवेश हैं Q1 एंड Q2, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है R। दोनों जो हमारे आवेश हैं वो स्थिर बिंदु आवेश हैं। स्थिर बिंदु आवेश का मतलब ये हो गया कि एक तो वो स्थिर हैं और दूसरा वो पॉइंट चार्ज हैं, बहुत छोटे हैं, मतलब उनकी साइज इतनी छोटी है कि वो इनके बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में कुछ नहीं है। मतलब अगर मान लो मैं इनकी रेडियस मान लेता हूँ कुछ, और इसकी दोनों की रेडियस मान लेता हूँ, तो वो जो रेडियसेस होगी वो क्या हो जाएगी, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं होगी, बहुत छोटी होगी, नेग्लिजिबल होगी। अब हम क्या बोल रहे हैं, जब हम दो आवेशों को r दूरी पर रखते हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो बल होगा वो हो सकता है आकर्षण का बल या हो सकता है प्रतिकर्षण का बल। वो चार्ज के टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दोनों कैसे चार्जेस है, ठीक है। तो जो बल होगा वो क्या होगा, उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। दूसरी बात हमने कह दी, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कंबाइन लिख लेंगे, 1 और 2 से क्या लिखेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से हम क्या कर देंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा जो कि होगा K, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर जो K है वो एक कांस्टेंट है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ K एक नियतांक है जिसका मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। कि एक नियतांक है जिसका मान क्या होता है, इन दोनों आवेशों के बीच में जो मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा K होता क्या है, तो K की जो वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और उसका मैथमेटिकल वैल्यू होता है 9 × 10⁹। इसकी यूनिट लिखें, यूनिट लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, K का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। K को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, R स्क्वायर को, Q1 Q2 को नीचे। तो देखो न्यूटन ऊपर है ही, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, Q1 Q2 दोनों चार्जेस हैं और दोनों का जो वो क्या बोलते हैं यूनिट होता है वो क्या होता है, कुलाम होता है, तो कुलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, K इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसका मैथमेटिकल वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। अब आप कहोगे कि सर ये क्या है, तो ये होता है एप्सिलॉन नॉट
यहां एप्सिलॉन नॉट, मैं इसका नाम लिख देता हूं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कुछ लोग इसको एप्सिलॉन जीरो भी बोलते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट माध्यम की निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है जिसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसकी यूनिट अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, देखो यहां पर इस फॉर्मूले को अगर अपन देखें तो k इक्वल टू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई की तो कोई यूनिट ही नहीं होती। इसका मतलब क्या मैं यूं कह सकता हूं कि एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होगी वो k की यूनिट की उल्टी होगी। मतलब मैं क्या कर दूंगा, इसको इन्वर्स कर दूंगा तो हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये हमारा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई, जिसको हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। तो यहां पर अपन थोड़ा साइड में इस एप्सिलॉन नॉट का क्या निकाल लेते हैं, विमा निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट की विमा अगर हम निकाल लें तो वो क्या होगी, विमा सबको निकालना आती होगी, डायमेंशन सबको निकालना आती होगी। देखो चार्ज की सबको पता है, Q क्या होता है I इंटू टी, तो I का क्या हो जाएगा एम्पियर A1 और T का हो जाएगा T1, मतलब Q की होती है A1 T1, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ A1 T1, और क्योंकि स्क्वायर है ऊपर तो मैं ऊपर स्क्वायर लगा देता हूँ। नीचे क्या हो जाएगा न्यूटन की सबको पता है, फोर्स की क्या होती है M1 L1 T-2, और दूसरा मीटर स्क्वायर, मीटर होती है लेंथ, उसका होता है L2, तो मीटर का स्क्वायर है तो L2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी A2 T2 अपॉन M1 यहाँ नीचे M1 L³ T-2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो M ऊपर जाएगा, M-1 हो जाएगा, L³ ऊपर जाएगा, L-3 हो जाएगा, ठीक है। और T-2 ऊपर जाके +2 बनेगा तो T4 हो जाएगा, और A2 ऐसा कैसे रहेगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी डायमेंशन हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है। तो कभी कभी डायमेंशन पूछते हैं तो अपन ने डायमेंशन निकाल ली, इसकी बात कर ली। अब देखो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये निर्वात की विद्युतशीलता है तो मैं बोलूँगा जो F की वैल्यू होगी, जो कूलम्ब फोर्स होगा वायु में, तो मैं बोल दूंगा वायु या निर्वात के लिए जो F होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये निर्वात के लिए है, ठीक है। ये वायु या निर्वात के लिए है, और अगर कोई मीडियम हो इनके बीच में माध्यम के लिए जो फोर्स होगा वो हो जाएगा F मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह सिर्फ एप्सिलॉन लिखेंगे। इस बात को हमेशा अपन ध्यान रखेंगे जब भी कभी भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हों या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा पढ़ेंगे, जब भी कभी भी एप्सिलॉन नोट आएगा उस जगह हम एप्सिलॉन लिखा करेंगे माध्यम के लिए। अगर निर्वात के बाद जस्ट हम माध्यम की बात करेंगे तो माध्यम के लिए एप्सिलॉन नोट की जगह हम क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देंगे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा किसके लिए बन गया, माध्यम के लिए। आप कहोगे सर एप्सिलॉन क्या है, तो एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है दोस्तों, तो ये F मीडियम और F आ गया हमारे लिए। मैं वापस से बता देता हूं हमने क्या किया। कूलम्ब के नियम में हमने बोला कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर हमने क्या कर दिया, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को हटाया तो वहां पर
प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो कांस्टेंट आया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया F इक्वल टू के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। यहाँ K एक नियतांक है जिसका मान माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करता है, माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है। देखो यहाँ पर माध्यम नहीं था, निर्वात या वायु थी, तब हमने क्या बोला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया था K, और जब माध्यम था तो 1/4 पाई एप्सिलॉन ही आया। ठीक है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, या तो हवा है या हवा नहीं है, मतलब निर्वात है, तो हम क्या कह देंगे, एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे हम वहाँ पर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर हमने इसकी डायमेंशन निकाल ली। उसके बाद हमने बोला वायु या निर्वात के लिए एफ का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और माध्यम के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, फर्क पड़ जाएगा, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या पूछा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य बल जो लग रहा है अभी वो 100 न्यूटन है। यदि उनके मध्य की दूरी को 50% इंक्रीज कर दिया जाए तो नया बल कितना होगा। तो हम उनके बीच की डिस्टेंस पहले r मान लेते हैं। ठीक है, R मान लेते हैं, ये हमारा Q1, ये है Q2, बीच की डिस्टेंस उनकी थी पहले R। तो इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इतना फोर्स पहले लग रहा होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और इसकी जगह लिख देते हैं अपन 100 न्यूटन, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 100 न्यूटन है पहले वाला फोर्स। अब हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया बीच की 50%, मतलब जो नई वाली दूरी है वो क्या है, पहले से ज्यादा है, कितनी, 50% ऑफ पहले वाली, मतलब r इंटू 50/100। 50% क्या होती है, आधी, तो ये क्या हो जाएगा 2, मतलब r डैश कितना हो गया, r डैश की वैल्यू कितनी हो गई 3r/2, मतलब नई वाली जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई 3r/2 हो गई। तो नया वाला फोर्स कितना होगा, F डैश इक्वल टू के Q1 Q2 को तो हमने चेंज किया ही नहीं, नई वाली डिस्टेंस हो जाएगी r डैश का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या बोल देंगे, F डैश विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r डैश की जगह मैं लिख सकता हूँ 3r/2 का होल स्क्वायर। तो F डैश कितना हो जाएगा, k की जगह में k Q1 Q2 अपॉन ये हो जाएगा 9r स्क्वायर और ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो दोस्तों यहां से क्या हो जाएगा, F डैश, देखो k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास है, k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 100 न्यूटन है। तो यहां पर भी बन रहा है k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये F डैश कितना हो जाएगा, इसकी जगह मैं 100 लिख देता हूँ, k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर की जगह ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, नीचे डिवाइड हो जाएगा 9। जब इसको सोल्व करोगे तो हो जाएगा 400/9। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ठीक है, आंसर आ जाएगा F डैश विल बी इक्वल टू 44.4 न्यूटन। दैट इज योर आंसर। तो दोस्तों हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, समान आवेश वाले दो धनायनों के मध्य की दूरी 5 एंगस्ट्रम है। यदि इनके मध्य 4 × 10⁻⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल हो तो प्रत्येक में कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि दो आवेश जो हैं वो हमारे सिमिलर हैं, Q है तो Q है, सेम हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस इन्होंने दे रखी है 5 एंगस्ट्रम, मतलब 5 × 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻10 मीटर, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा,
दो सिमिलर चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है, तो यहाँ पहले हम लिखते हैं F इक्वल टू के Q1 Q2 मतलब Q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। F का वैल्यू दे रखा है इन्होंने, F का वैल्यू कितना दे रखा है, F का वैल्यू दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इक्वल टू के की वैल्यू हम जानते हैं 9 इंटू 10⁹, क्यू स्क्वायर नहीं दे रखा, आर स्क्वायर मतलब 5 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर। क्यू की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो क्यू की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा, क्यू को अकेला इधर छोड़ दूंगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ अपॉन ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻20 इंटू क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनेगी, ये हो जाएगा 25 चौक 100 इंटू 10⁻⁻29, 20 और 9 29 माइनस का ही, नीचे क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁹, ये बन गया क्यू स्क्वायर। इसको और सोल्व करते हैं, तो क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 अपॉन 9 इंटू कितना, देखो ये 9 ऊपर माइनस का जाके बनेगा तो माइनस का 38। अब दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट कर लेते हैं। रूट करेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा q, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 3, ये हो जाएगा 10⁻⁹ 3। जब भी पावर को हम रूट करते हैं तो वो आधी हो जाती है, q इक्वल टू 10/3। तो यहाँ से q कितना बन गया, ये बनेगा 3.33, उसको मैं लिख रहा हूँ 3.2 अप्रोक्सीमेटली, 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। देखो ये साफ साफ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा हो तो हम क्या करेंगे, क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Q इज इक्वल टू एन ई, एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू दे रखी आ गई हमारी 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज सब जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। -19 से -19 खत्म हो जाएगा और ये क्या वैल्यू आ जाएगी, पूरा का पूरा 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। n इक्वल टू, तो कितने इलेक्ट्रॉन कम है, n इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो दोस्तों अब बात करेंगे परावैद्युतांक यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसे हम कहते हैं परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इंग्लिश में कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसे एप्सिलॉन आर से या के से शो करते हैं, हम एप्सिलॉन आर से शो करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां लिख देता हूं मैं, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 डेफिनेशन लिखी परावैद्युतांक की। किसी माध्यम की उपस्थिति में निर्वात की तुलना में बल जितने गुना कम प्राप्त होता है माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। या फिर निर्वात में बल तथा माध्यम में बल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। देखो समझते हैं, जब हमारे पास माध्यम नहीं होता है, जब हमारा माध्यम नहीं होता है तो हम बोलेंगे कि उस कंडीशन में हमारा F कितना लगता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर मैं इसके अंदर माध्यम डाल देता हूं तो वो F मीडियम हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, जो कि एप्सिलॉन वहाँ का माध्यम की विद्युतशीलता होती है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने देखो पहली डेफिनेशन को बाद में समझेंगे, पहले हम इसकी बात करते हैं। निर्वात में बल तथा माध्यम में बल के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो अगर मान लो मैं बोल रहा हूं कि मैंने पहले कोई मीडियम नहीं डाल रखा था, उस कंडीशन में F इतना लग रहा था, जब मैंने कोई मीडियम यहां पर रख दिया, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर हो, तो एप्सिलॉन आर कितना होगा, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एप्सिलॉन आर कितना हो जाएगा, निर्वात में बल F अपॉन FM, इन दोनों का रेशियो। तो हम क्या कह देंगे,
एप्सिलॉन आर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। नीचे एफ एम लिखेंगे वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन रहेगा उस केस में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो जो कट रहा है कैंसिल हो रहा है, कट कर दो। 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट, इधर बचेगा 1/एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 1/एप्सिलॉन क्या बन जाएगा एप्सिलॉन अपॉन 1। मतलब एप्सिलॉन आर कितना हो गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो यहां पर हमारे रिलेशन आ गया एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर के अंदर। यहां से एक चीज और हो गई, देखो हमने क्या कहा, किसी माध्यम की उपस्थिति में निर्वात की तुलना में बल जितने गुना कम प्राप्त होता है माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। अगर मान लो बाय चांस यहां से हमको एक फॉर्मूला मिला था एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ एम, ये बात बोली थी हमने। अगर मैं कह दूं कि इस जो परावैद्युतांक उसकी वैल्यू मान लो 8 है, अगर 8 होगा तो 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ अपॉन एफ एम। तो एफ एम विल बी इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन 8। मतलब उस केस में क्या हो जाएगा एफ एम विल बी इक्वल टू क्या होगा एफ अपॉन 8 हो जाएगा। मतलब मैं क्या कहूँगा, अगर मैं किसी माध्यम में डालूं और वो निर्वात की तुलना में कुछ वैल्यू कम हो जाता है तो वो जो वैल्यू होगी वही उस माध्यम का क्या हो जाएगा परावैद्युतांक हो जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और बनता है एफ एम का। यहाँ से क्या फॉर्मूला बन जाएगा एफ एम इक्वल टू एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो दोस्तों परावैद्युतांक के ऊपर कुछ सवाल कर लेते हैं एक आध। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने कहा कि दो आवेशों के मध्य निर्वात में 1600 न्यूटन बल लग रहा है। यदि किसी माध्यम में रखने पर उनके मध्य बल 20 न्यूटन हो जाता है। पहले कितना था 1600 न्यूटन, अब कितना हो गया 20 न्यूटन। तो माध्यम का हमको क्या ज्ञात करना है एप्सिलॉन आर ज्ञात करना है, परावैद्युतांक ज्ञात करना है। देखो दोस्तों जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, अगर वो ये नहीं कहे तो भी हमको ये मानना है। अगर वो ये नहीं कहे कि दोनों की बीच की दूरी को हमने छेड़ा नहीं है और आवेशों के मान को छेड़ा नहीं है, हमने क्या कहा दो आवेशों के मध्य निर्वात में इतना बल लग रहा है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर और उसमें हमने माध्यम भरा है, हमने उसकी डिस्टेंस को चेंज नहीं किया है। अगर वो क्वेश्चन में नहीं भी दे परावैद्युतांक के क्वेश्चन में, तो आपको ये समझना है कि वो डिस्टेंस को नहीं चेंज कर रहा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि दो आवेशों के मध्य निर्वात में 1600 न्यूटन बल लग रहा है। मतलब आप निर्वात में बल क्या मानोगे F इक्वल टू 1600 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है एफ एम की वैल्यू दे रखी है 20 न्यूटन। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ एम। तो यहां से एप्सिलॉन आर कितना हो जाएगा, एफ की वैल्यू लिख दो 1600, नीचे लिख दो 20, कितना हो गया 80। तो एप्सिलॉन आर जो होता है वो होता है 80। तो माध्यम का परावैद्युतांक कितना हो गया 80। दूसरी चीज दोस्तों, क्योंकि ये आपेक्षिक विद्युतशीलता है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना। एप्सिलॉन आर जो है वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। दूसरी बात मैं आपको बताना भूल गया कि जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स जितने भी होते हैं, चालक या फिर जो जितनी भी धातुएं होती है, उनका जो परावैद्युतांक होता है वो इन्फिनिटी होता है। और हवा या वायु जो होता है उसका एप्सिलॉन आर जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, चालक या धातुओं का जो एप्सिलॉन आर होगा वो इन्फिनिटी होता है और हवा का एप्सिलॉन आर 1 होता है। कभी कभी वो क्वेश्चन पूछते हैं कि दो आवेशों के बीच में F न्यूटन फोर्स लग रहा है। कभी कभी इस तरीके का क्वेश्चन अगर वो पूछ लें कि निर्वात में कितना बल लग रहा है, F न्यूटन फोर्स लग रहा है। अगर उनके बीच में कोई धातु की प्लेट रख दी जाए तो उनके बीच फोर्स कितना होगा। देखो हम जानते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर।
और हमने देखा था एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो मैं यहाँ लिख दूंगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। और हमारे जो मेटल होती है या फिर जो भी कंडक्टर्स होते हैं उनका एप्सिलॉन आर कितना होता है, इन्फिनिटी। तो मैं यहाँ जब इन्फिनिटी रखूँगा तो एफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, वो आपको कभी कंफ्यूज करेंगे, वो कहेंगे कि निर्वात में, जैसे मान लो यही क्वेश्चन हो जाए कि दो आवेशों के मध्य निर्वात में 1600 न्यूटन बल लग रहा है, यदि उनके मध्य क्या रख दिया जाए, कोई चालक माध्यम रख दिया। अब इसी क्वेश्चन को बोल दे, यदि उनके मध्य कोई चालक माध्यम, या फिर बोल दे धातु की प्लेट, या फिर बोल दे लोहे की प्लेट, या फिर बोल दे तांबे की प्लेट, धातु की प्लेट रख दी जाए तो नया बल कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि जो कंडक्टर्स होते हैं, चालक होते हैं, और मेटल्स होती है जो धातुएं होती है, उनके लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। अब यहां से आप फॉर्मूला लगाओगे, एफ एम विल बी इक्वल टू एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। तो यहां से एफ कितना है 1600, नीचे एप्सिलॉन आर कितना है इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है 0, 1600 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। तो F विल बी इक्वल टू 0। जब अंदर कंडक्टिंग प्लेट रख देंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा 0। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, तब तक जय हिंद, पढ़ते रहिए।